हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज भी इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क की समरी जो है वो करेंगे। वर्क का नाम है टू किल अ मॉकिंग बर्ड। सबसे पहले जो है इस वर्क के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम कर लेते हैं इस वर्क से रिलेटेड, फिर बाद में उसकी समरी करेंगे। प्लेस, अगर प्लेस की बात की जाए कि ये जो वर्क है ये कहाँ पे सेट है, तो जो स्टोरी है इसकी वो सेट है एक फिक्शनल टाउन है, मेकॉम अल्बामा। यहाँ पे इसकी सेटिंग है। अगर इसके राइटर की बात की जाए तो अमेरिकन राइटर हैं इसकी हार्पर ली। उसके बाद ये पब्लिश हुआ था 1960 के अंदर। अगर इसके टाइम पीरियड की बात की जाए तो वर्क के अंदर जो टाइम पीरियड दिखा रखा है, जो इवेंट्स दिखा रखे हैं वो 1930s के दिखा रखे हैं। और ये टाइम जो था वो ग्रेट डिप्रेशन का टाइम था, जिस टाइम पे बहुत ज्यादा पॉवर्टी थी और जो रेशियल सेग्रीगेशन था, यानी नस्लवाद के आधार पे जो अलगाव था वो बहुत ज्यादा फैला हुआ था। यानी रंग के आधार पे, गोरे और काले के आधार पे सोसाइटी के अंदर जो एक टाइप से सेग्रीगेशन था, अलग थलग थी सोसाइटी। यानी गोरे अलग थे और जो ब्लैक्स थे वो अलग, उनके लिए अलग अलग सोसाइटीज थी उस टाइम पे। अगर पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो नोवेल जो है ये फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव के हिसाब से बताया गया है। इसकी जो मेन नरेटर है वो है स्काउट फिंच, जो उसका मतलब अपने बचपन को भी इसके एज ए चाइल्ड भी उसने इसको नरेट किया है, और बाद में जो है थोड़ी सी जो अडल्ट हो गई थी वो उसके बाद भी उसने बताई है स्टोरी। अगर इसकी यूनर की इसके बात की जाए तो ये एक साउदर्न गोथिक नॉवल की कैटेगरी में भी आता है और एक बिल्डिंग्स रोमन भी है। इसकी अगर सेटिंग बात की जाए तो इसकी सेटिंग्स के अंदर बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं। रेसिज्म दिखाया गया है, नस्लवाद दिखाया गया है, रंग भेद दिखाया गया है, सोशल डिवीजन दिखाए गए हैं रंग के आधार पे, और जो उस टाइम पे ट्रेडिशनल साउदर्न लाइफ थी वो सारी दिखाई गई है। उसके बाद जो टू किल अ मॉकिंग बर्ड को जो है पुलित्जर प्राइज मिला था 1961 के अंदर। और ये एक क्लासिक बन गया था, मॉडर्न बन गया है मॉडर्न अमेरिकन लिटरेचर के अंदर। इसका अगर ये जितने भी पॉइंट्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये, क्योंकि एक एक पॉइंट जो है वो इसी हिसाब से मैं लेके आई हूँ कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम में इसी हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ इसका जो अर्लियर ड्राफ्ट, अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका, टू किल अ मॉकिंग बर्ड का जो अर्लियर ड्राफ्ट था वो किस नाम से था, तो इसका जो पहले का जो ड्राफ्ट था उसका टाइटल दिया गया है सो सेट अ वॉचमैन, जो कि बाद में पब्लिश रिलीज हुआ था 2015 के अंदर। अब इसके राइटर के, नॉवल की जो राइटर है उनके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब बहुत बार ऐसा होता है वर्क पे ना पूछ के उसके राइटर पे पूछ लिया जाता है, तो राइटर के बारे में अभी आपको जानना जरूरी है। उससे साथ ही साथ आपका एक राइटर भी कवर हो जाता है। तो हर्पर ली जो है इसके नॉवलिस्ट हैं। ये बोर्न हुई थी अप्रैल 28 में 1926 के अंदर, उनकी डेथ हुई थी फरवरी 2016 में। ये इनका पूरा नाम है नेल हर्पर ली। जो इनकी मदर है, इनकी मदर का नाम था फ्रांसिस कंगिंगम, और इनके फादर थे अमासा कोलमैन ली। इनके पेरेंट्स ने जो है इनका जो मिडिल नाम था, मिडिल नाम यानी हर्पर जो था, वो उनको एक बहुत ही बड़े एक डॉक्टर थे जिन्होंने इनकी सिस्टर का इलाज किया था, ट्रीटमेंट किया था। उनका नाम था डॉक्टर विलियम डब्ल्यू हर्पर ऑफ सेल्मा। तो उन्हीं के नाम से जो है इनके इनके पेरेंट्स उन डॉक्टर को इतना मानते ही थे कि उसकी उन डॉक्टर की वजह से ही हर्पर ली की सिस्टर जो है वो ठीक हुई थी। तो उन्होंने उनको ग्रेटिट्यूड देने के लिए उनके नाम का जो बीच का नाम था हर्पर, वो वहां से लिया है, और हरपर ली वहीं से आया है इनका नाम। उनका जो हरपर ली का जो फर्स्ट नेम है वो जो इनके जो नानी है उनके नाम से लिया है, जिनका नाम नेल था, उनसे जो है इन्होंने लिया है। उसके बाद इनके फेमस वर्क की बात की जाए तो बेस्ट नोन क्लासिक नॉवल है इनका टू किल अ मॉकिंगबर्ड, जो इसकी समरी आज हम करेंगे। और ये ग्रेटेस्ट वर्क माना जाता है अमेरिकन लिटरेचर के अंदर। अगर थीम्स की बात की जाए तो इनकी राइटिंग्स की जो थीम रहती है वो रेशियल इनजस्टिस रहती है, मॉरल ग्रोथ रहती है, कंपैशन रहता है, और उनके अंदर जो साउदर्न अपब्रिंगिंग है वो सारा का सारा दिखाया जाता है इनके वर्क्स के अंदर। अगर इनकी अर्ली लाइफ की बात की जाए तो ये बोर्न हुई थी अलाबामा में, जहां की इन्होंने सेटिंग भी दिखाई है। और ये इनके एक चाइल्डहुड फ्रेंड थे ट्रूमैन कैपोल, जिन्होंने इनकी कैरेक्टर्स को और इनकी राइटिंग्स को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था।
इनका सेकंड नॉवल है 2015 में सेकंड नॉवल आया था गो सेट अ वॉचमैन, जो कि पब्लिश हुआ था मोकिंग बर्ड का, जो कि मैंने ड्राफ्ट बताया था कि वो था और बाद में रिलीज हुआ था। अगर इनकी लेगेसी की बात की जाए तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है अमेरिकन लिटरेचर के अंदर, और ये इनकी जो स्टोरी टेलिंग की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रही है। और ये इनका बहुत ज़्यादा रोल रहा था सिविल राइट्स में, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए और सोशल जस्टिस के लिए। अब इसकी वक्त की नॉवल की समरी हम करते हैं। ये सेटिंग जो स्टार्ट नॉवल वो स्टार्ट होता है मेकॉम अल्बामा में। यहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन का टाइम चल रहा है। यहाँ पे 6 ईयर की है स्काउट फिंच, उसके बड़े भाई का नाम है जेम, यानी जो मेन नरेटर है वो स्काउट फिंच लड़की है ये, और इसके बड़े भाई हैं जेम। जेम जो है इससे 4 स्काउट से जो है 4 साल बड़े हैं, यानी 10 साल के हैं, और ये 6 साल की है। और इनके फादर हैं, इनके फादर एटिकस हैं, जो ये मेन करेक्टर्स हैं इसके अंदर। और इसकी मदर जो है वो एक्सपायर हो चुकी है। एटिकस जो है इनके फादर एक लॉयर हैं, और वो इतना ठीक ठाक कमा लेते हैं कि फैमिली मतलब पुअर नहीं है, मतलब ठीक ठाक है फैमिली, यानी बहुत ज्यादा अमीर भी नहीं है लेकिन गरीब भी नहीं है। और इनकी जो मेड है वो है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया जो है एक ब्लैक है, जबकि ये सारे के सारे वाइट्स हैं। उसके बाद जो है हालांकि कैलिफोर्निया जो है वो जेम को ज्यादा फेवर करती है, मतलब इस मालिक के बेटे को, जबकि वो स्काउट को कम फेवर करती है। स्काउट को मैं यहाँ बताती हूँ कि वो अपना लुक जो है वो बॉयज रखती है, यानी एक टाइप से टॉम बॉय की तरह रहती है। स्काउट और जेम जो है वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं मतलब खेलने में, और उसके बाद वो एक्टिंग करते रहते हैं कि जो फैंटेसीज की लाइफ में रहते हैं, क्योंकि छोटे हैं, बच्चे हैं। तो एक 6 साल का की है और एक 10 साल का है, यानी दोनों भाई बहन जो है वो अपनी दुनिया में रहते हैं। 1 साल बाद इनके पड़ोस में एक लड़का रहने के लिए आता है, डिल जिसका नाम है। और डिल जो है इनके पड़ोस में ही जो इनकी नेबर है मिस रेशल, उसका जो है वो उनकी आंटी है, और डिल अपनी आंटी के पास यहाँ पे रहने पे आया है, वो रहने के लिए आया है। और तीनों बच्चे जो है जल्दी फ्रेंड बन जाते हैं और एक साथ खेलते हैं यहाँ आसपास। उसके बाद जो है यहाँ इनके घर के पास ही एक और घर है जो कि रेडले प्लेस के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे एक रहते हैं नेथन रेडले, ये जिनका घर है। और उसके साथ साथ उसका एक भाई भी रहता है अर्थर रेडले। अर्थर रेडले को जो है ये बच्चे बू नाम से पुकारते हैं, यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर है अर्थर रेडले, जिसको बू कहते हैं। लेकिन सब जो आसपास के लोग हैं यहाँ उनसे डरते हैं, क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज फैला रखी है बू रेडले के बारे में, यानी अर्थर रेडले के बारे में बहुत सारी स्टोरीज फैला रखी है। ये बता रखा है कि जब वो छोटा था तो उसने अपने फादर को जो है वो एक सीजर से जो है मार दिया था, यानी उसके पैर में मार दी थी सीजर। तो उसके बाद से ही जो है अर्थर रेडले के बारे में जो है, उसके बाद से वो कभी घर से बाहर नहीं निकला, कभी उसने बाहर नहीं, किसी ने उसको बाहर निकलते हुए नहीं देखा, यानी हमेशा अपने आप को उसने अंदर ही रखा अर्थर रेडले ने। तो अर्थर रेडले जो है वो एक टाइप से कॉन्स्पिरेसी का जो है रीजन रहता है कि सब उसके बारे में बाहर जो है वो सॉरी वो झूठी चीजें फैलाते रहते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, लेकिन वो कभी घर से बाहर नहीं आता था। और जो छोटे बच्चे थे वो अपनी फैंटेसी की दुनिया में रहते हैं कि वो जो है स्टोरियां बुनते रहते हैं कि ये कैसा होगा, भयानक होगा, खा जाएगा, बच्चे आसपास जाएंगे। तो उस टाइप का माहौल था यहाँ पे। उसके बाद जो है ये जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि जो है ये जो है जो आसपास जो भी चीजें होती हैं, कैट्स होते हैं, स्क्वेरल्स होते हैं, उसको मिस्टर रेडले जो है, अर्थर रेडले जो है वो खा जाते हैं, यानी ये उनकी बच्चों की इमेजिनेशन है। उसके बाद गर्मियों की छुट्टियां खत्म होती है और डिल वापस चला जाता है, क्योंकि तीनों बच्चे ही खेलते थे तो डिल वापस चला जाता है। उसके बाद स्काउट जो है, जो लड़की है, वो अपने स्कूल जाती है। यहाँ पे मिसेस कैरोलिन जो है उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करती है, और ये देखती है कि उसको जो जिस तरह से पढ़ती है, जिस तरह से लिखती है, तो उसको डांट देती है। लेकिन जब वो घर आके गुस्से में बताती है अपने फादर को कि ऐसे ऐसे टीचर ने उसको डांट दिया, तो उसके फादर जो है यहाँ पे बहुत अच्छी बात उसको कहते हैं स्काउट को, कि कभी भी जो है अपने आप से किसी दूसरे को जज मत करो, यानी लेकिन अपने आप को दूसरे की जगह पे रख के तब देखो
कि वो जो बिहेवियर कर रहा है वो ठीक है या नहीं। यानी ये कहता है कि अपने आप को दूसरे के शूज में जो है, अपने पैर जो है दूसरे के शूज में डाल के तब उस सिचुएशन को देखना चाहिए। ये कहता है इससे जो है तुम्हें बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। यानी इसके फादर जो है वो बहुत अच्छे इंसान थे, वो जो रंग भेद है उसको नहीं मानते थे और वो हमेशा अच्छाई के साथ रहते थे, और अपने बच्चों को भी उन्होंने वही चीजें सिखाई थी। एटिकस ने एटिकस हमेशा अपने दोनों बच्चों को समझाते हैं कि उनको दूसरों के साथ संपत्ति से रहना चाहिए, दूसरों को समझना चाहिए और अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को नहीं देखना चाहिए, बल्कि दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखना चाहिए। तो ये सारे के सारी चीजें जो एटिकस है वो अपने दोनों बच्चों को समझाते रहते हैं। समर्स दोबारा से आई, डिल फिर से वापस आ जाता है, और उसके बाद जो है यहाँ पे ये दोबारा से फिर जो है, जो बू है रेडले के घर में, नेथन रेडले के घर में, अर्थर रेडले के घर में फिर से झांकने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, और वो देखते हैं कि वहां पे जो है जो अर्थर का जो बड़ा भाई था नेथन रेडले, वो उनको देख लेता है, और उसने सोचा कि ये बच्चे उसको दिखाई नहीं दिए, तो उसको लगा कोई चोर है शायद, तो वो बाहर आता है, तो बच्चे भाग जाते हैं। और इसी भागने के चक्कर में जो है जेम की पेंट जो है वो फेंसेस के अंदर अटक जाती है, और उसके बाद में जब वो लेने आता है तो वो देखता है कि वो जो उसकी पैंट थी वो उसको ठीक कर रखा था, जो फट गई थी उसमें फेंसेस में अटकने से, और उसको फोल्ड करके रखा हुआ था। उसके साथ साथ यहाँ पे ये देखते हैं बच्चे कि यहाँ पे रेडले के घर के पास जो पेड़ था, उसके घर में जो पेड़ था उसकी होल में हमेशा कुछ ना कुछ चीजें रखी रहती थी बच्चों के लिए, और ये दोनों ही बच्चे जब भी जाते थे, यानी स्काउट और जैम जब भी जाते थे, उनको वहां पे चीजें रखी हुई मिलती थी, गम्स मिलती थी, और भी जो चीजें थी खाने पीने की वो मिलती थी, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे। तो लेकिन आसपास ये र्यूमर फैलाया गया था तो कि उन जो रेडले की जो भी सारी चीजें हैं वो सारी की सारी जहरीले, वो नहीं खानी चाहिए, लेकिन बच्चे खा लेते थे। बाद में क्या हुआ कि एटिकस जो है वो देखता है कि जो पेड़ था बाद में उसका जो होल था उसको फिल कर दिया जाता है सीमेंट से, तो वो दुखी जो इनका फादर है वो भी दुखी होता है, क्योंकि बच्चों को अब वहां पे सामान नहीं मिलता। तो उसके बाद जो है एक बार ये होता है कि इनके पड़ोस में ही जो है मिस मॉडी के घर में जो है वहां पे आग फैल जाती है, और बच्चे स्काउट और जो है स्काउट और जैम जैसे ही वहां पे आग को देखने के लिए जाते हैं, तो पीछे से देखते हैं कि जो स्काउट है उसके ऊपर किसी ने जो है क्योंकि वो आग की लपेट में आ गई थी, तो देखते हैं कि कोई उसके पीछे से ब्लैंकेट डालता है उसके ऊपर, लेकिन बाद में जो देखते हैं तो उनको महसूस होता है कि ये कोई और नहीं था जो उनके ऊपर कंबल डाल रहा था स्काउट के ऊपर, ये बू था जिसको वो डरावना समझते हैं, और बहुत ज्यादा ये डरते हैं बच्चे जिससे, क्योंकि वो घर से कभी भी बाहर नहीं निकलता था। उसके साथ साथ उसी साल जो है एटिकस को अपॉइंट किया गया कोर्ट के अंदर एक ब्लैक मैन था, टॉम रॉबिन्सन। टॉम रॉबिन्सन बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, एक ब्लैक मैन था, उसका जो है केस लड़ने के लिए एटिकस जो है वो अपॉइंट किया जाता है उसको। और यहाँ पे टॉम रॉबिन्सन पे अक्यूज था कि उसने जो है मेला एवल का जो है रेप किया है। ये एक डॉटर थी, एक गरीब सा था और बहुत ही जो क्रूर और लालची टाइप का इंसान था। बॉब एवल की लड़की थी ये, मेला एवल। और ये एक्यूज किया जाता है टॉम रॉबिन्सन पे कि इसने जो है इसकी बेटी का जो है बॉब एलन की बेटी का रेप किया है। यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो है मेकॉम के अंदर बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि ये एक रेशियल इशू हो जाता है कि किसी ब्लैक ने जो है किसी वाइट का जो है रेप किया है। स्काउट और जेम जो है वो यहाँ पे, क्योंकि इनका फादर जो है किसी ब्लैक, ये थे वाइट लेकिन किसी ब्लैक का केस लड़ रहा था एटिकस, तो इसकी वजह से जो है दोनों बच्चों को टारगेट किया जाता है, स्कूलमेट्स भी इसको टारगेट करते हैं, नेबर्स भी, टाउन पीपल भी, और जो भी बाकी फैमिली मेंबर्स है सारे इन बच्चों को टारगेट करते हैं कि जो है इसका फादर जो है एक ब्लैक का केस लड़ रहा है। तो इस तरह से इनको परेशान किया जाता है पूरी फैमिली को ही, क्योंकि इनका फादर वाइट था, लेकिन उनका फादर हमेशा से जैसे मैंने बताया था कि बहुत ही सहानुभूति रखता है, वो हमेशा फेयर में यकीन रखता है, वो रंग भेद में यकीन नहीं रखता। और इसकी ब्राइट साइड क्या होता है, दूसरी साइड क्या होता है कि क्रिसमस पे जो है जेम और स्काउट को जो है उनके अंकल एक राइफल देते हैं। हालांकि एटिकस इनका फादर मना कर देता है कि उनको जो है
कैसे शूट करना है, और उसके साथ साथ इनको एक एडवाइस भी देता है कि तुम्हें किसी भी मॉकिंग बर्ड को नहीं मारना है अपनी राइफल से। तो यही जो नॉवल है मेन, टू किल अ मॉकिंग बर्ड, तो ये यहीं पे है। इसका मीनिंग जो है मैं बताती हूँ, सिग्निफिकेंस क्या है, ये स्टोरी के एंड में मैं बताऊंगी आपको। यहाँ पे स्प्रिंग का टाइम होता है। स्काउट और जेम जो है वो अपने फादर एटिकस से मिलने के लिए जाते हैं। कैलिफोर्निया बच्चों को जो है, जो इनकी मेड थी, ब्लैक मेड थी, वो इनको अपने साथ ले जाती है, अपने जो वहाँ पे जो चर्च होती है ब्लैक लोगों के लिए, वहाँ पे लेके जाती है। और यहाँ पे जो स्काउट है वो देखती है कि जो कैलिफोर्निया है वो हमारे घर में रह के अलग तरह से बिहेव करती है, लेकिन जब अपनी कम्युनिटी में आती है, ब्लैक लोगों के पास आती है, तो अलग से बिहेव करती है। और जैसे ही जो है फाइनली ये यहाँ पे वापस अपने घर पे आते हैं, अपनी इसकी मेड के साथ, कैलिफोर्निया के साथ, जो कि ब्लैक थी, तो यहाँ पे इनकी एक आंट भी होती है, आंट अलेक्जेंड्रा, ये आ जाती है इनके घर पे रुकने के लिए बच्चों के पास, यानी एटिकस की सिस्टर, और इन बच्चों की जो बुआ है अलेक्जेंड्रा, वो आ जाती है और ये कहती है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ कुछ टाइम के लिए रहूंगी, ताकि यहाँ पे ये इसके साथ ही स्काउट का, जैसे मैंने बताया था कि वो बच्चों लड़कों की तरह रहती थी, तो उसका हेयर कट, उसका स्टाइल, सारा का सारा, तो वो यहाँ पे इसको स्काउट को भी सिखाती है कि तुम्हें कैसे लड़कियों की तरह बिहेव करना है, कैसे रहना है, वो भी सारा का सारा दिखाती है। उसके साथ साथ जो इसकी आंट है, वो बच्चों को कहती है कि जो तुम्हारी ये मेड है कैलिफोर्निया, उसको मेड की तरह रखो, यानी सर्वेंट को सर्वेंट को की तरह ही रखो, उसको फैमिली मेंबर मत बनाओ। और उसके साथ साथ ये कहती है कि हमारी फैमिली जो है इनसे अलग है, यानी हमारी जो फैमिली है वो फाइन फैमिली है, क्योंकि हम जो है बहुत जनरेशन से यहाँ पे रह रहे हैं, और ये जो ब्लैक्स हैं ये जो है फाइन फैमिली नहीं है। उसके बाद जो है इसी बात पे जेम ये भी कह देता है, लेकिन अगर ये लॉजिक लगाया जाए कि जो यहाँ पे काफी समय से रह रहे हैं, अगर वो फाइन फैमिली है, यानी जिनको जो है अच्छी फैमिली माना जाता है, तो इस हिसाब से तो एवल की फैमिली भी जो है फाइन फैमिली होनी चाहिए, क्योंकि वो भी काफी लंबे समय से रहती है। तो इस पे जो आंट अलेक्जेंड्रा है वो डांट देती है इनको। तो उसके बाद जो है जब ये अपने रूम में आती है स्काउट, तो वो देखती है उसके बेड के नीचे कोई छुपा हुआ है, और यहाँ पे वो देखती है कि डिल जो है उसके बेड के नीचे छुपा हुआ है। डिल जिसके साथ ये तीनों बच्चे जो तो फ्रेंड थे, डिल, जैम और स्काउट, ये तीनों बच्चे खेलते थे, तो डिल जो इनके पड़ोस में जो आया था वो लड़का, वो जब बाहर निकलता है तो वो बताता है कि मेरी जो मदर है उसने जो है दूसरी शादी कर ली है, और मैं यहाँ पे इसीलिए वहां से भाग के यहाँ आ गया हूँ। तो उसके बाद जो है उसकी इसकी जो डिल की आंट है वो भी कह देती है, ठीक है कुछ टाइम के लिए तुम यहाँ पे मेकोम में रह लो। और उस नाइट जो है, जो बच्चे अब तक ये फैंटेसीज कर रहे थे कि बू जो है, बू रेडले जो है वो खराब है, मतलब डरावना है, या बच्चों को डराता है, या इसके पास घर में जो भी चीजें हैं वो जहरीली है, वो नहीं खानी चाहिए, जैसे कि आसपास के लोग भी र्यूमर फैलाते रहते हैं कि ये बहुत ज्यादा डरावना है, तो यहाँ पे डिल एडमिट करता है कि जो मैं यहाँ पे भाग के इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं जो है बहुत ज्यादा अकेला था, कोई मेरे पास नहीं था। और वो कहता है कि कहीं ना कहीं जो है वो रेडले भी जो है वो अकेला होगा, लेकिन वो नहीं भाग सकता कहीं पे, जैसे कि मैं भाग के यहाँ आ गया हूँ, तो इसलिए हो सकता है वो अपने आप को अंदर ही रखता हो। उसके बाद जो है टॉम रॉबिन्सन का जो है ट्रायल शुरू होता है। स्काउट, जेम और डिल जो है वो भी देखते हैं कि मेकॉम में जो है बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ गई थी कि क्या होगा इस केस का, क्योंकि एक ब्लैक ने वाइट का रेप किया है, और उसके बाद जो केस लड़ रहा है वो ब्लैक का वाइट लड़ रहा है, यानी एटिकस जो है वो इस केस को लड़ रहा है। बहुत सारे लोग जो है खड़े हो जाते हैं इस केस को देखने के लिए, सुनने के लिए, और देखती है कि जो आसपास है उनके घर के जो लॉन है वहां पे भी बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, और वो स्काउट देखती है कि ये सारी चीजें तभी होते हैं या तो कोई उनके घर में एक्सपायर हो गया हो या फिर कोई पॉलिटिक्स हो। तो वो ट्रायल से पहले जो है एक मॉब जो है वो जेल को घेर लेती है और इस पे अटैक करती है टॉम रॉबिन्सन पे, लेकिन किसी तरह से जो इसके फादर हैं वो बचा लेते हैं टॉम को। ट्रायल के दिन जो है एटिकस जो है एक बहुत ही पावरफुल डिफेंस करते हैं टॉम का, और सारी चीजें क्लियर कर देते हैं कि जो टॉम रॉबिन्सन है उसने जो है
मेला का जो है रेप नहीं किया है और मिस्टर एवल जो है वो झूठ बोल रहे हैं। वो इसलिए कहते हैं कि टॉम जो है कभी भी लेफ्ट आर्म का यूज नहीं करते और उनकी जो एक आर्म है वो काम नहीं कर रही है और ना ही उसने जो है मेला को जो है वो पीटा है और ना ही उसका रेप लिया है, क्योंकि ये कहता है कि जो जिसने भी इसको मारा है वो लेफ्ट हैंडेड है, जबकि लेफ्ट हैंडेड कौन है? लेफ्ट हैंडेड है इस लड़की का फादर, यानी जो मिस्टर एवल है वो लेफ्ट हैंडेड है। इसलिए ये कहता है कि मेला जो है जब लड़की ही टॉम रॉबिन्सन के साथ जबरदस्ती कर रही थी, तो जब उसने देख लिया कि उसका फादर ने भी देख लिया है उसको उस लड़के के साथ, तो उस शेम से बचने के लिए वो गलत इल्जाम लगा देती है टॉम रॉबिन्सन पे और कह देती है कि इसने मेरा रेप किया है। तो ये सारी की सारी चीजों से क्लियर हो जाता है हालांकि कि टॉम रॉबिन्सन जो है वो बेकसूर है, उसने मेला का रेप नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे जो जजेस होते हैं वो भी बाइट होते हैं, तो वो भी बायस्ड होते हैं। तो वो हालांकि सारी चीजें जो हैं इसके फेवर में थी टॉम रॉबिन्सन की कि उसने रेप नहीं किया है, लेकिन फिर भी जो लायर है वो जो उसको टॉम को गिल्टी मान लेते हैं कि नहीं तुम नहीं किया है और इसलिए तुम्हें सजा दी जाएगी और उसी को जो है दोषित करार देते हैं। उसके बाद में टॉम जो है कोशिश करता है यहाँ से प्रिजन से भाग जाने की, लेकिन बाद में उसको मार दिया जाता है, उसको गोली मार दी जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद जो है रॉबिन्सन जो है उसका हालांकि वो जो केस था वो खत्म हो गया था, उसको मार दिया गया था एविल, लेकिन अभी तक जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा था, यानी उस लड़की का बाप जो था वो बहुत ज्यादा गुस्सा था और ये कहता है वो सोचता है कि एटिकस ने जो है मेरी बेइज्जती कर दी कोर्ट के अंदर और इसलिए मैं इसका बदला लूंगा, यानी वो जज से भी बदला लेना चाह रहा है। और उसके बाद वो जाता है सीधा रॉबिन्सन की जो विडो थी, यानी रॉबिन्सन को तो मार दिया था, उसके बाद उसकी विडो हेलन के पास जाता है और उसको टॉर्चर करता है, बहुत ज्यादा हैरेस करता है। उसके बाद वो जज टेलर के घर को भी तोड़ने की कोशिश करता है और इससे भी जब उसका मुंह जो है शांत नहीं होता दिमाग उसका, तो वो जाता है और बच्चों को पकड़ लेता है रात के टाइम पे कि मैं इस जो एटिकस के बच्चे हैं, क्योंकि एटिकस ने कोर्ट के अंदर मेरी बेइज्जती की है तो इसलिए जो है मैं इससे बदला लूंगा और उन दोनों बच्चों को पकड़ के मारने लग जाता है अंधेरे में। लेकिन इसी बीच में जो है यहाँ पे एक बंदे की एंट्री होती है और वो बंदा जो है यहाँ पे सबसे पहले जो है स्काउट सुनती है कि उसके भाई का जो है बाजू जो है जेम की बाजू जो है किसी ने तोड़ दी है और उसके बाद बीच में कोई आता है और वो मिस्टर एवल को जो है चाकू से मार देता है। और जब वो स्काउट देखती है कि ये बंदा कौन है तो वो देखती है कि ये तो बो रेडले था जिसको वो आज तक ये समझती रही कि वो जो है वो बहुत ज्यादा डरावना, वो वही इनको दोनों बच्चों को आके बचाता है और वो अंदर ले आता है इन बच्चों को। और उसके बाद जो है यहाँ पे शरीफ होता है, वो कहता है कि हालांकि उसने देख लिया था कि बो रेडले ने जो है मिस्टर एबेल को जो है मार दिया है, लेकिन वो बाद में चुप रहता है और ये कहता है कि जो ये मिस्टर एबेल था वो अपने एक चाकू के ऊपर गिर गया और खुद से ही मर गया, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि एक मॉकिंग बर्ड को मारा जाए। मॉकिंग बर्ड को मारने का मतलब है कि बो रेडले जो है उसने अगर मिस्टर एबेल को मारा है तो उन्होंने उन्होंने इस दोनों बच्चों को बचाने के लिए मारा है और अगर अब इसको पनिशमेंट होगी तो एक हिसाब से किसी शरीफ आदमी को जेल हो जाएगी और उसको पनिशमेंट मिलेगी, जबकि मिस्टर एबेल तो अपने आप में ही खुद एक शैतान थे, खुद में ही इतने खतरनाक थे। उसके बाद वो जो है अपने घर वापस चला जाता है, स्काउट जो है वो देखता है, एक्सपीरियंस करता है सारी चीजों को। उसके बाद जो है स्काउट भी यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो सारी स्टोरीज थी अब वो पीछे की भी स्टोरी है और अब की भी स्टोरी है। वो अपने घर वापस आती है, स्काउट जो है वो देखती है कि उसके फादर जो है वो जेम के पेट साइड के पास बैठ के कुछ रीड कर रहे थे और यहीं पे स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। अब यहाँ पे मॉकिंग बर्ड का सिंबल क्या है? एटिकस फिंच कहते हैं अपने बच्चों को इट इज ए सेंट टू किल अ मॉकिंग बर्ड। ये कहता है मॉकिंग बर्ड को मारना जो है एक अपराध है। यहाँ पे मॉकिंग बर्ड जो है रिप्रेजेंट करती है प्योर इनोसेंस को और गुडनेस को, यानी वो एक सिंबल है
कि बहुत ही ज़्यादा जो अच्छाई है और ईमानदारी है उसको, ये बर्ड जो है वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और ये हमेशा बहुत ही अच्छे गाने गाते हैं दूसरों के लिए, उनके एंजॉयमेंट के लिए। इसलिए ये मॉरली बहुत ज्यादा रोंग है कि इस बर्ड को मार दिया जाए। अब इस वर्क के अंदर मॉकिंग बर्ड कौन है? मॉकिंग बर्ड है टॉम रॉबिन्सन। टॉम रॉबिन्सन जिन जो एक ब्लैक पर्सन थे, ये कहता है उनको उसको डिस्ट्रॉय किया गया, उसको मारा गया सिर्फ उसके रेशियल हेट्रेड के कारण, यानी जो नस्लवाद का की नफरत थी उसके कारण मारा गया। हालांकि टॉम रॉबिन्सन इनोसेंट था, बहुत ही ज्यादा काइंड था, लेकिन फिर भी उसको मार दिया जाता है। उसके बाद सेकंड जो मॉकिंग बर्ड है वो है बो रेडले। बो रेडले जो है उसको हमेशा गलत समझा गया कि ये तो डरावना है, ये तो मार जाएगा, ये आसपास की चीजों को खा जाता है। तो ये सारा का सारा उसके बारे में जो है वो अफवाह फैलाई गई, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा नेक इंसान था और जब उसकी जरूरत पड़ती है तो वो पड़ोसी होने के नाते बच्चों की देखभाल करता है, उनको जो है बचाता है एक गलत आदमी से और उनकी उनकी सेफ्टी करता है। ये कहता है ये जो है उसको अकेला छोड़ा गया है और उसको जो है हमेशा गलत समझा जाता है, लेकिन वो फंडामेंटली बहुत ज्यादा अच्छा इंसान था बो रेडले के अंदर। तो ये दोनों के दोनों जो है ये मॉकिंग बर्ड का सिंबल है, इसलिए इस स्टोरी का नाम है टू किल अ मॉकिंग बर्ड। अगर इसकी मेन थीम्स की बात की जाए तो इसके अंदर जो थीम्स है वो रेशियल इनजस्टिस है। दिखाया गया है कि कैसे टॉम रॉबिन्सन जो है, हालांकि वो बेकसूर है, लेकिन फिर भी जो है जो सोसाइटी के अंदर जो एक रेसिज्म है उसकी वजह से उसको जो है उसको मार दिया जाता है। अगर यहाँ पे मॉरल ग्रोथ की बात की जाए तो स्काउट और जेम जो है वो बच्चे से कैसे मैच्योर होते हैं वो सारा दिखाया जाता है। और वो जो है अपने फादर से सीखते हैं सहानुभूति कैसे रखनी है, हमेशा फेयर कैसा रहना है, और ह्यूमन डिग्निटी जो है ये अपने फादर से सीखते हैं। कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग जो है नोवेल जो है जोर देता है कि हमेशा जो है हमें चीजें दूसरों के पर्सपेक्टिव से देखनी चाहिए, और इसीलिए जो है इस सिंबल्स यूज किए गए हैं मॉकिंग बर्ड। ये कहता है इसके वर्क के अंदर ये भी दिखाई गई है कि कैसे बच्चों की जर्नी जो है इनोसेंस की स्टार्ट होती है, लेकिन धीरे धीरे वो सोसाइटी की रियलिटीज देखते हैं और जो सोसाइटी की क्रुएलिटी है वो सारे के सारे इसके अंदर देखते हैं। इस वर्क के अंदर हार्पर ली ने दिखाया है कि कैसे जो है हैट्रेड, जो दुश्मनी है, इग्नोरेंस है, वो सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसके साथ साथ गुडनेस और जस्टिस भी होता है, जो कि कैसे पाया जाता है, काइंडनेस से और करेज से पाया जा सकता है। तो ये सारी इसकी मेन थीम थी। तो आई होप स्टूडेंट की ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।